नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लाख टके की बात की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो पुणे से सामने आ रही है। जी हां, पुणे से इस वक्त की बड़ी खबर। सैनिटाइजर बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है जिसमें 15 लोगों की जान जाने की आशंका जताई जा रही है। अब तक 11 शव निकाले जा चुके हैं पुणे के इस अग्निकांड में। दरअसल में ये वो फैक्ट्री है पुणे की जिसमें सैनिटाइजर बनता था और तस्वीरें आप देखिए जरा। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की भीषण आग लगी है। इस वक्त पुणे में दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा है। आग लगने की वजह क्या है ये शुरुआती जानकारी अभी नहीं पता चल पाई है, लेकिन 15 लोगों की जान जाने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। अब बात करते हैं अनलॉक की। जी हां, कोरोना के आंकड़े कम हुए तो राज्य सरकारों ने अनलॉक का फैसला लागू करना शुरू कर दिया, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से आज अनलॉक की जो तस्वीर सामने आई उसने एक बार फिर कोरोना की आशंका को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कहीं नियमों को ताक पर रखकर भीड़ जुट रही है तो कहीं अनलॉक के नाम पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह वो लापरवाही है जो लाइलाज कोरोना को हिंदुस्तान में फैला सकती है, जो लाखों लोगों को इस वायरस का शिकार बना सकती है। थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी चूक कोरोना महामारी की नई लहर को दावत दे सकती है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में सख्ती के बाद सरकार ने नियमों में ढील दी है और अनलॉक का दौर शुरू हुआ तो राजधानी में मेट्रो ने रफ्तार पकड़ी। बाजार, मॉल और ऑफिस खुल गए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद लौटी चहल पहल सुकून देने वाली है, लेकिन इस दौरान लापरवाही की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो परेशानी का सबब बन सकती हैं। दिल्ली अनलॉक हुई तो मेट्रो को 50% यात्रियों के साथ दौड़ने की इजाजत दी गई, लेकिन इस दौरान लोग भारी लापरवाही बरतते नजर आए। मेट्रो के अंदर की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि कैसे लोग कोताही बरत रहे हैं। न्यूज नेशन की टीम जब मेट्रो के हालात का जायजा लेने पहुंची तो वहां नियम कायदे के उलट लोगों की भारी भीड़ नजर आई। सफर के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। अनलॉक 2 प्रक्रिया के तहत मेट्रो को खोला गया है। किस रूप में मुसाफिर सवारी कर रहे हैं। इस वक्त हम यमुना बैंक से मेट्रो में चढ़ चुके हैं और देखिए कि भीड़ बहुत ज़्यादा मेट्रो के भीतर है। सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं सकती है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और सबको दफ्तर जाना है। लापरवाही की अगली तस्वीर दिल्ली के आनंद विहार की है। यहाँ के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर दिल्ली लौटते प्रवासी मजदूरों की भीड़ नजर आई, लेकिन भीड़ में शामिल लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल की कोई परवाह नहीं दिखी। लापरवाही ऐसी कि लोगों को सामाजिक दूरी का भी ख्याल नहीं रहा, जो कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा और कारगर उपाय है। अनलॉक के पहले दिन ही लोगों का हुजूम घर से निकला, जिसका असर मेट्रो और बस स्टैंड पर ही नहीं बल्कि सड़कों पर भी नजर आया। जैसे राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। ITO, लाजपत नगर, एम्स के पास लोग गर्मी के बीच ट्रैफिक जाम से जूझते रहे। अनलॉक 2 शुरू हुआ तो फिर लोगों का बाहर निकलना भी शुरू हुआ, लेकिन लोग इस कदर बाहर निकले हैं कि रास्ते पर जाम लग गया। स्थिति देख सकते हैं, ये पूर्वी दिल्ली का विकास मार्ग है जहां पर हालात देख सकते हैं। ट्रैफिक जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे आपको वाहन ही वाहन नजर आएंगे। मेट्रो से लेकर सड़क और बस स्टैंड तक जिस तरह लोग अनलॉक के पहले दिन ही लापरवाह दिखे, उससे कोरोना का खतरा दोबारा मंडराता नजर आ रहा है। दिल्ली वासियों को क्या संदेश दिल्ली पुलिस देना चाहती? मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि हमने अब एक बहुत ही भयावह स्थिति देखा है। मैं उसका बखान नहीं करना चाहता, लोगों को सबको मालूम है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करें, जो भी कुछ करें, उनको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ें। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ रहे और लापरवाही बरत रहे लोगों को ये समझना होगा कि एक दूसरे से दूर रहकर ही कोरोना संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। लिहाजा किसी तरह की लापरवाही न करें, सावधानी बरतें, अपने और अपने करीबियों को सुरक्षित रखें। टीम न्यूज़ नेशन।
और अब बात कश्मीर की आतंकी साजिश की। एक तरफ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आतंकी भी बौखलाए हुए। उसी छटपटाहट में आईडी एक्सपर्ट बाकायदा घूम रहा है घाटी में हमला करने की फिराक में। हाईवे से गुजर रही एक एक गाड़ी की सख्त जांच और सिक्योरिटी ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। जानकारी के मुताबिक कश्मीर में जारी अमन की बयार पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस शांति को लहूलुहान करने के लिए आईएसआई ने अपने सपोलों का एक गिरोह घाटी में एक्टिव कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक घाटी में लश्कर की आईईडी एक्सपर्ट टीम छिपी हुई है जो हमले की फिराक में है। सुरक्षा एजेंसियां इनकी तलाश में हैं। पूरे श्रीनगर में अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। यहाँ पे छानापुरा में पुलिस पूरी तरह जो है चाको चौबंद। आप देख सकते हैं कैसे जो है हर एक गाड़ी, स्कूटर, कोई भी गाड़ी जो है चेकिंग के बगैर यहाँ से नहीं जा रही है। और यही मैं आपको कह सकता हूँ पूरे श्रीनगर में ये अलर्ट है, क्योंकि जो ये आईडी टीम है इसको पूरी कोशिश जो है, पूरा सुरक्षा तंत्र जो है लगा हुआ है कि इसको कैसे जो है इंटरसेप्ट करके इसको न्यूट्रलाइज किया जाए, इनको रोका जाए इससे पहले कि ये अगला कोई अटैक कर सकें। सुरक्षा एजेंसियों की चुस्ती की वजह से त्राल में एक आईईडी को नाकाम कर दिया गया। दरअसल पिछले कुछ वक्त से घाटी में आतंकी एक्टिविटी में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। आतंकी पीठ पीछे वार कर फरार होने की रणनीति को एक्टिव कर रहे हैं। हमने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली समन किया है। केंद्र भी चिंतित है, जो अचानक सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है खराब हुई है। हमने देखा कि पहले बीजेपी के लीडर को जो है एंटी फैसिस्ट फ्रंट जो है लश्कर का दूसरा ऑफशूट, उन्होंने कैसे उसको टारगेट किया त्राल में, और वो भी ये कह के कि भाई ऐसे अटैक जो है आगे बढ़ते रहेंगे। और यहाँ से जो रेजिस्टेंस फ्रंट है उनको जो है दूसरा शैडो आउटफिट, उनकी जिम्मेदारी है बड़े अटैक करना, आईडी अटैक करना, सुरक्षा बलों पे अटैक करना। तो एक रणनीति के तहत लश्कर चल रहा है और एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है, एक चुनौती आ गई है सुरक्षा बलों के लिए। केंद्र सरकार की कोशिश और पहल के बाद घाटी में अमन की बयार बहने लगी है, लेकिन पाकिस्तान को ये गवारा नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान घाटी में आतंकी कार्रवाई अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन बुज़दिल पाकिस्तान को हर बार की तरह इस बार भी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि सरहद पर हिंद के वीर मुस्तैद हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात पंजाब सरकार की, जिस पर कुछ दिन पहले आरोप लगे थे कि वो मुनाफा कमाकर कोरोना की वैक्सीन बेच रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। पंजाब सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है, जहां आरोप लग रहा है अपने करीबियों को टेंडर बांटने का। वैक्सीन घोटाले को लेकर पंजाब सरकार निशाने पर है। इस बीच कैप्टन की सरकार पर एक और घोटाले के गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये घोटाला है फतेह किट्स घोटाला। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि पंजाब सरकार ने फतेह किट्स के टेंडर में नियमों को ताक पर रख दिया। कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर दिए गए, जबकि वो बुनियादी मानदंडों और नियमों को पूरा नहीं कर रहे थे। महज 15 दिनों बाद तकरीबन 20 अप्रैल को एक और टेंडर निकाला जाता है, जिसके अंदर सरकार फिर से फतेह किट्स के लिए टेंडर फ्लोट करती है। इसके अंदर एक नई पार्टी आ जाती है, ग्रैंड वे इनकॉर्पोरेशन, जो वही किट सेम टू सेम 1226 रुपए के लिए देने के लिए टेंडर देती है, जो कि लोएस्ट टेंडर है, लोएस्ट बिड थी जिसके अंदर। और सरकार इंस्टेड ऑफ बाइंग फॉर 838 रुपीज, 838 रुपए की खरीदने की बजाय उसको 1226 रुपए में खरीद लेती है। दरअसल पंजाब सरकार ने 50 दिन के भीतर फतेह किट के लिए 4 टेंडर जारी किए। इस प्रक्रिया में सरकार ने उन लोगों को ज्यादा भुगतान किया जिन्होंने कम दर पर बोली लगाई थी। आरटीआई के मुताबिक सबसे कम बोली लगाने वाले को शुरू में टैक्स समेत 838 रुपए का टेंडर दिया गया था, लेकिन बाद में सरकार ने 940 रुपए का भुगतान किया। हैरानी की बात यह है कि इस टेंडर के जरिए पंजाब सरकार 180 दिनों तक इसी दाम पर फतेह किट्स खरीद सकती थी, लेकिन सरकार ने 50 दिनों के भीतर 3 और टेंडर जारी किए और टेंडर में लगातार भुगतान राशि बढ़ती गई। इतना ही नहीं, एक ऐसी कंपनी को भी टेंडर दिया गया जिसके पास मेडिकल का लाइसेंस तक नहीं था। इस खुलासे के बाद विपक्ष ने पंजाब सरकार के खिलाफ
मोर्चा खोल दिया है। ਕੱਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 700 ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਟੈਂਡਰ 1500 ਤਾਈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ 350 ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 60-70 ਕਰੋੜ करप्शन कर गए। इससे पहले पंजाब सरकार पर वैक्सीन घोटाले का भी आरोप लग रहा है, जिसमें केंद्र से कम दाम पर वैक्सीन खरीदकर प्राइवेट अस्पतालों को महंगे दाम पर बेचने का आरोप है। मतलब साफ है कि कोरोना संकट के बीच इन दो घोटालों को लेकर पंजाब की सियासत में घमासान नजर आने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं तो उसका असर राजस्थान में लगातार देखा जा रहा है, जहां पर एक बड़ी योजना के तहत कनेक्शन जिनको मिला था उनमें से 38 लाख राजस्थानी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने सिलेंडर का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। घर में गैस सिलेंडर रखा है लेकिन खाना चूल्हे पर बनाना पड़ रहा है। महंगाई की मार से करहा रहे गरीबों की ये मजबूरी है कि सरकार ने गैस सिलेंडर तो मुफ्त में बांट दिए, लेकिन गैस के दाम बेहिसाब बढ़ा दिए। ऐसे में देश की बड़ी आबादी ऐसी है जिसे गैस सिलेंडर छोड़कर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। पैसे नहीं है तो कहाँ से भराऊं? 1000 रुपया कोई सिलेंडर हो गया और अब कहाँ से बनाऊं? मैं मजबूरी का मान बनानी पड़ रही है, चूल्हा पर कहीं करूं? गैस सिलेंडर जब मजदूरी नहीं है तो हम गैस सिलेंडर कहाँ से भराएंगे? धुआं हो सकता है, क्या मसाले सारे बनाए, पेट तो बढ़नी पड़ेगा। चूल्हे पे बनाते हैं? चूल्हा पे बनाते हैं हम भी। कब से बना रहे हैं चूल्हे पे खाना? हमको तो 5-6 महीना हो गए। सिलेंडर नहीं भरवाया? नहीं। मोदी सरकार ने गरीबों को उज्जवल स्कीम के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए, लेकिन 14 महीनों पहले 523 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर अब 813 रुपए में मिल रहा है। ये सिलेंडर है, ये 100 पीस बनकर रह गया है। पिछले 14 महीनों की हम बात करें तो इस सिलेंडर की कीमत 523 रुपए से 813 रुपए तक पहुंच गई है। ऐसे में आप कल्पना करिए कि ये मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार कैसे इसको गैस से भरवाएगा। इसलिए आज ये घरों में शोभा बढ़ा रहा है 100 पीस बनकर, तो माताएं बहनें एक बार फिर दोबारा मजबूरी में चूल्हे पर खाना बनाने के लिए मजबूर हो रही हैं। कोरोना संकट के इन 14 महीनों में राजस्थान में करीब 38 लाख महिलाओं ने गैस सिलेंडर पर खाना बनाना छोड़ दिया है, क्योंकि काम धंधे बंद होने से गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये उज्जवल योजना लेके आई, वो इसीलिए लाए थे कि आम आदमी, गरीब आदमी जो आज भी सिलेंडर से नहीं जुड़ पाया है, उन लोगों को सिलेंडर दें और वो अपना जो खाना है इस चूल्हे में ना बनाकर सिलेंडर से बनाए। इनकी मजदूरी नहीं है। और दूसरी बात, ये सिलेंडर जो 500 रुपये मिलता था 498 में, वो अब 900 रुपये का या 800 कुछ रुपये का आ रहा है। ये कहाँ से लाएंगे बेचारे? राजस्थान के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के मुताबिक प्रदेश में करीब 60% लोगों ने उज्ज्वला योजना में जो गैस कनेक्शन लिए थे वो बंद कर दिए हैं। राजस्थान राज्य में लगभग 65 लाख उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं। इनमें से लगभग 40% ही यानी 24 लाख के करीब ही गैस सिलेंडर इस वक्त भरवा पा रहे हैं। इनका मुख्य कारण ये है कि एक तो सिलेंडर जो है अभी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, 813 रुपये का है, और दूसरा इस पर कोई सब्सिडी ग्राहक को नहीं मिल रही है। इस कारण से जो ग्रामीण लोग बाग हैं जिनको लिए योजना लागू की गई थी वो इसका एक्चुअल लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा सिर्फ राजस्थान का हाल नहीं, बल्कि कोरोना के कारण देश भर में गरीब गैस सिलेंडर छोड़ने को मजबूर है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर नए अभियान का ऐलान किया है, जहां वोट वहीं वैक्सीन स्कीम के तहत अब राजधानी में टीकाकरण होगा। केजरीवाल सरकार दिल्ली में वैक्सीन की रफ्तार को तेज करने की योजना पर काम कर रही है। अब वोट डालने वाले पोलिंग स्टेशन पर टीकाकरण की सुविधा दी जाएगी और अधिकारी घर घर जाकर लोगों से टीका लगवाने की अपील करेंगे, जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। लोगों की इंतज़ार किए बिना अब हमें लोगों तक जाना पड़ेगा। इस अभियान के तहत हम लोगों को जाके कहेंगे कि जहां आप वोट डालने जाते हो, सबको पता है कि हम कहां जाते हैं वोट डालने, सबको पता है मेरा पोलिंग सेंटर कहां है। जहां आप वोट डालने जाते हो
आप वहीं पे जाइए, आपके वैक्सीनेशन का वहाँ पे हमने इंतजाम किया हुआ है। सीएम ने नई योजना के ऐलान के साथ ही ये दावा भी किया कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली को वैक्सीन सप्लाई जारी रही तो 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को 1 महीने के अंदर वैक्सीन लगा दी जाएगी। दिल्ली सरकार का जहां वोट वहीं वैक्सीन अभियान अभी 70 वार्ड के अंदर शुरू होगा। हर हफ्ते 70 वार्ड में ये मिशन चलाया जाएगा। बूथ लेवल अफसर लोगों के घर जाएंगे, 45 प्लस वालों के बारे में पूछेंगे और टीका लगवाएंगे। किसी को वैक्सीन नहीं लगी है तो अधिकारी इन्हें स्लॉट देकर आएंगे। सीएम केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में 45 प्लस की उम्र वाले 57 लाख लोग हैं। अब तक सिर्फ 27 लाख लोगों को पहली डोज लगी है। बाकी 30 लाख लोगों को अगले 1 महीने में टीके लगाने की योजना है। टीम न्यूज़ नेशन। मशहूर शायर का बिजली का बिल आया है 36 लाख रुपए का। जी हां, और ये कहां हुआ है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। शायर मंजर भोपाली को बिजली विभाग ने दिया जोर का झटका। शायर को आया 36 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल। दुखों का अब कोई मौसम नहीं है। ये मेला साल भर लगने लगा है। ये दुख तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। कभी सुख की तो सोच ही नहीं सकते इन हुकूमतों से, इन डिपार्टमेंट से, कि कभी वो लाकर 2 रुपये का बिल कम कर दें। 36 लाख का बिल जब मेरे हाथ में था तो मेरी आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई थी। ऐसा लगता था कि पूरा घर ही अंधेरे में हो गया और मैं खुद अंधेरे में चला गया। बिजली की तो बात ही छोड़िए। शायराना अंदाज में हुकूमत को उसकी गलती की तायीद करते बकौल मंजर भोपाली, लॉकडाउन की मार से कलम की स्याही पहले ही सूख गई। अब बिजली विभाग के अफसरान टॉर्चर कर रहे हैं। हुकूमत के जिम्मेदारों से और मिनिस्टर से बात की गई तो उन्होंने सीधे सीधे कहा ये गलती हो गई। तो भाई आप गलती करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। 36 लाख का बिल किसी शायर के यहाँ, जिसकी लॉकडाउन और कोरोना के ज़माने में स्याही, कलम की स्याही खरीदने तक के जेब में पैसे नहीं। आज शायरों और कलमकारों की स्थिति इस मध्य प्रदेश में ऐसी हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। और 36 लाख का बिल देकर आपने और उसे डिप्रेशन में डाल दिया। शायर उस वक्त हैरान रह गए जब इनके घर पर 36,86,660 रुपए का बिजली बिल आया। सबसे पहले इन्हें रविवार की सुबह मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज आया था। मैसेज में मंजर भोपाली अमाउंट पढ़कर हैरान रह गए। बिजली बिल जमा करने की अंतिम तारीख उसमें 21 जून लिखी हुई है। मंजर भोपाली की मांग है कि बिल के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। टीम न्यूज़ नेशन। यहाँ रुकना है छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात देश की बहस की, जिसके लिए आज जो मुद्दा आपने चुना है वो मुद्दा है महाबहस होगी उसी मुद्दे पर। देश के नाम प्रधानमंत्री का बड़ा संदेश। इस संदेश का क्या कुछ मतलब है, इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ।